We are starting with this topic. IMF raises India's growth forecast for financial year 24 to 6.1%. अब देखो बात क्या है ना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, लेंडर है। जब कोई भी कंट्री बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ जाती है, जब उसके फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो ड्विंडलिंग होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो वो आईएमएफ के पास जाता है ताकि उसका जो विदेशी मुद्रा है वो उसे मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया था भीख मांगने के लिए और कुछ पैसे उसने सैंक्शंस करवाए हैं। समझ में आ रहा है? तो आईएमएफ का सिर्फ काम क्या है कि ये ही नहीं करना है कि जिसको फॉरेक्स रिज़र्व की ज़रूरत है, विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है, उसे दिया जाए, बल्कि उसके साथ-साथ क्या करता है, ये रिपोर्ट भी तैयार करता है, एनालिसिस भी करता है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के बारे में। समझ में आ रहा है? इसकी एक रिपोर्ट है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, डब्ल्यूईओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, वो भी क्या करता है, आईएमएफ तैयार करता है। वो विश्लेषण करता है जितने भी देश हैं उसकी अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को। वो उसमें एनालिसिस करता है कौन देश में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। वो विश्लेषण करता है कि उस देश का कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, वो उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये सारे जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर हैं ना, उसको स्टडी करके रिपोर्ट निकालता है। एक साल में 2 बार निकालता है, ट्वाइस इन अ ईयर निकालता है। और ये रिपोर्ट ने कुछ चेंजेस किया है। भारत की जो पहले ग्रोथ का मापदंड था उसको और बढ़ा करके थोड़ा सा और बढ़ाया है। बोला है कि नहीं, 6.1% नहीं, 6.4% के करीब जो है वो भारत का ग्रोथ रेट रहेगा। देखो ना, 6.1% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। समझ में आया? उसके साथ साथ ये इन्फ्लेशन पर भी बात कर रहा है कि भारत का जो इन्फ्लेशन है ना, वो डिक्लाइन करेगा 4.9% इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, 4.9% बोल रहा है, ये वेल विद इन द रेंज ऑफ आवर इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक तरीका है जिससे कि हम लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखते हैं। हम लोग मतलब कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का काम ये है कि वो क्या करे, इसको कंट्रोल करके रखे। कौन सा ब्रैकेट में? 2% से लेकर के 6% से नहीं ज़्यादा जाना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन। ओके, और इस इन्फ्लेशन को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई द्वारा ये इन्फ्लेशन निकाला जाता है। इसी को कौन करता है? आरबीआई क्या करता है? मॉनिटर करता है, डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज़ करता है ताकि जो हमारी मुद्रास्फीति है वो इसी ब्रैकेट के अंदर रह सके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का भी कहना है कि जो आरबीआई कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है, तभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4.9% में रहेगा। क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्था है उसकी हालत ख़राब है, वो 6% से ऊपर में भाग रहा है। जिसमें चाहे तुम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, चाहे यूरोप की सबसे अच्छी इकोनॉमी जिसे कही जाती थी जर्मनी, उसका ले लो, चाहे तुम तुर्की का ले लो। ये सारे कंट्री जो हैं वो क्या हैं, इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं। और पाकिस्तान ये सब का तो कहना ही नहीं है। जहाँ पूरा विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, वहाँ भारत क्या कर रहा है, 6.1% का जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव करने का प्रोजेक्शन दे रहा है। और इन्फ्लेशन भी उस समय कम करने की स्थिति में नज़र आ रहा है। तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट के अनुसार। इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मतलब कि अभी भी उसके ऊपर जो आर्थिक, जो विश्व अर्थव्यवस्था है, वो अभी भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो मंदी का असर है वो मंडरा रहा है। जैसे जर्मनी का ही एग्जाम्पल हम लोग बार बार ले रहे हैं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। देखो, द मल्टीलेटरल लेंडर एक्सपेक्ट इंडिया टू क्लॉक 6.1% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24। समझ में आ रहा है? 6% का ग्रोथ रेट, जहाँ पूरा दुनिया का ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो 3% से ज़्यादा का नहीं होगा। वहाँ पर भारत क्या कर रहा है, डबल जो वर्ल्ड का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उससे आगे बढ़ रहा है। जितने सारे भी कंट्रीज़ हैं उन सब से अगर देखा जाए तो भारत का ही ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है।
और ये जो 2023 है उसमें 6.1% जो है ग्रोथ इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड एट 6.1% इन 2023। तो इस 2023 में 6.1 और 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भी 6.1% रहने का जो आसार हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वही करना पड़ेगा, भारत को 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट उसको लाना पड़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, और दूसरा जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन, उसके ऊपर काबू करते रहना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज़ के ऊपर अच्छे से काम कर ले रहा है वो, तो उसका जो ये जो प्रोजेक्शन है 6.1% का ग्रोथ का, वो अचीव हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, आईएमएफ प्रोजेक्शन लोअर देन आरबीआई। अब आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% ग्रोथ रेट का था, ये 6.1% का दे रहा है। आरबीआई भी इस तरह का प्रोजेक्शन करता है कि सब चीज़ ठीक रहा तो आरबीआई क्या करता है, बार बार वो डाल देता है वो पॉइंट कि अगर मानसून ठीक रहा ना तो हम लोगों का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं चला तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को ग्रोथ रेट जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना कम करना पड़ेगा, और जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक ना, देखो सिर्फ आईएमएफ ही नहीं करता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो बताता ही है, आरबीआई भी बताता है, उसके साथ साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, वो भी अपना प्रोजेक्शन करता है पूरे विश्व के बारे में, स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में और भारत के बारे में। तो भारत के बारे में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी लास्ट वीक अपडेट करके बोला कि भारत रिटेन रखेगा 6.4% का ग्रोथ। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ, आरबीआई और एडीबी, ये तीनों जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये तीनों का ये मानना है कि ठीक है 6.4% का ग्रोथ या फिर उसके आसपास 6.1% का ग्रोथ भारत अचीव कर पाएगा। ये अच्छी बात है, ठीक ना। ओके, लेकिन इसमें क्या है, कंजम्पशन डिमांड रूरल और अर्बन एरिया, जो उपभोक्ता हैं चाहे वो रूरल में है और अर्बन में है, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा वो खरीदेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा ग्रोथ होगा। इसी के अनुसार 6.4% का ग्रोथ रेट यहाँ दिखा रहा है। The IMF indicated that it expect inflation to decline to 4.9% in financial year 24. IMF इन्फ्लेशन को भी कह रहा है कि वो भी 4.9% रहेगा, जो कि वेल विद इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज में है। यही लिखा हुआ है, 2 से 6% का हमारा रेंज है, उसी में आईएमएफ का भी कहना है कि हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आईएमएफ का कुछ कहना है कि भारत कुछ गलतियां भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत गलती नहीं कर रहा है, भारत बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आईएमएफ का ये कहना है कि भारत जो बैन कर रहा है एक्सपोर्ट पर नन बासमती राइस, मान लो कि घर में एक एग्जांपल लेते हैं ना, नन बासमती क्या होगा, कतरनी चावल, कतरनी खाए हो, कतरनी, कतरनी उष्णा जो भी है, तो वो राइस को मान लो भारत बाहर नहीं भेजेगा, उसके ऊपर बैन कर दिया है। तो आईएमएफ इसमें बोल रहा है कि भारत सिर्फ और सिर्फ खुद को देख रहा है, भारत ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं देख रहा है। जो विश्व में ज़रूरत है खाद्य पदार्थों की, फूड की, उसके ऊपर भारत ध्यान नहीं दे रहा है। भारत क्या कर रहा है, फूड का जो नेसेसरी फूड आइटम्स है उसके ऊपर बैन लगा रहा है। देखो, मैं इसलिए सहमत इससे नहीं हूँ क्योंकि वही पॉइंट आ जाता है, भारत को 140 करोड़ को खिलाना है, तो भारत पहले अपना जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगा, तब विश्व में क्या कर सकता है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स है, उसको दे सकता है। और दूसरा बात, तुम कहाँ रहते हो जब अमेरिका इस तरह के कदम उठाता है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने बहुत देखा था कि वो लोग इन्फ्लेशन, जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा भगा रहे थे, जिसके वजह से जो भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टमेंट थे वो यहाँ से निकाल निकाल के पैसा जाके अमेरिका ले जा रहे थे, जिसके वजह से भारत की जो मुद्रा है वो पिट रही थी। तो हर एक देश अपने लिए काम करता है, समझ में आ रहा है, पहला प्रायोरिटी अपने ही लोगों को देता है, और भारत भी यहाँ पर वही कर रहा है। भारत बैन कर रहा है नन बासमती राइस का एक्सपोर्ट को। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी, द फंड सेड that global economy continue to gradually recover from the pandemic and Russia invasion of Ukraine. अब देखो बात क्या है, वही है कि आईएमएफ को ये भी तो बताना है कि कारण क्या है इतना ज़्यादा दिक्कत का।
तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर इज़ अ स्लगिशनेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्यों मंदी के तरफ जा रही थी, उसका पहला कारण तो पेंडेमिक था। पेंडेमिक ने क्या किया था, पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया था। एक तरह से ज़ीरो ग्रोथ रेट चल रहा था, सब घर में था, तो ग्रोथ रेट कहाँ से होगा? दूसरा चीज़ है कि उस समय प्राइसेज़ जो थे क्रूड ऑयल के, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट किए थे। जहाँ 114 डॉलर पर बैरल चलता है अभी, या 128 चलता है, वो 18 डॉलर पर बैरल हो गया था। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन उस समय हुआ था। अब उसको रिकवर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है, ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जा रहा है, सॉरी, ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जा रहा है और ऑयल का दाम जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है बाय द ओपेक नेशंस। ये बात तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके वजह से महंगाई भाग रही है पूरे विश्व में। जब महंगाई भाग रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा रशिया यूक्रेन का युद्ध। और रशिया यूक्रेन का युद्ध क्या है? रशिया यूक्रेन का युद्ध मतलब कि खाद्य के ऊपर क्या है, तुम्हारा असुरक्षा। क्योंकि लार्जर अमाउंट ऑफ, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया है कि वीट का 30% वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है वो रशिया यूक्रेन से आता है। बार्ले का 26% आता होगा, 16% कॉर्न का आता है। ये सारे डाटा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो एक तरह से जो मेन फूड आइटम्स हैं वो रशिया और यूक्रेन से आ रहे हैं। एक एक तिहाई का जो पोर्शन है वो ये दोनों कंट्री लिया हुआ है। और क्योंकि इन दोनों में युद्ध चल रहा है, इसलिए खाद्य पदार्थों की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो आईएमएफ कोई गलत तो नहीं बोल रहा है पेंडेमिक के वजह से अफेक्ट हुआ, उसके बाद फिर ये रशिया यूक्रेन युद्ध होने लगा, उसके वजह से अफेक्ट हुआ। और और चाइना में भी स्लो जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो भी धीमे धीमे चल रही है। इसके वजह से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। और इसमें भारत अगर 6.1% का ग्रोथ रेट दिखा दे रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। समझ में आया? ओके। मॉनेटरी टाइटिंग, स्लोइंग रिकवरी इन चाइना एंड हाई कोर इन्फ्लेशन, ग्लोबल एक्टिविटीज लूजिंग मोमेंटम। मैंने अभी यही चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि क्यों ग्लोबल जो मोमेंटम है, जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्यों इतना धीमे चल रही है। तो पहला, स्लो रिकवरी इन चाइना। चाइना जो है ना वो एक तरह से इंजन है पूरा विश्व का। यहाँ पर अगर तुम्हारा ग्रोथ स्लो हो गया तो पूरा विश्व एक तरह से मंदी की ओर चला जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मॉनेटरी टाइटनिंग। ये भी बात अभी मैंने बात करते करते डिस्कस कर दिया। मॉनेटरी टाइटनिंग क्या था ना कि देखो, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना, ये बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मान लो कि महंगाई जो है वो बढ़ गई। महंगाई जो बढ़ गई तो उसके बाद मान लो आरबीआई को बोला गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। तो आरबीआई या फिर कोई भी दुनिया का सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इसको कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या करता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो लोगों के जो जेब है उसमें पैसे की कमी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, वो लोन नहीं लेते हैं क्योंकि उस लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देता है, उससे इन्फ्लेशन घट जाता है, कम हो जाता है। यही चीज़ को मॉनेटरी टाइटनिंग कहते हैं और यही विश्व में हर एक देश कर रहा था। समझ में आ रहा है? जिसमें कि सबसे अग्रसर कौन था, यूएसए था। यूएसए क्या कर रहा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसीज़ को अपना रहा था। इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, इन्फ्लेशन को कम कर रहा था। इसी सिचुएशन में क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, ऐसे डेवलपिंग नेशन से पैसे उठा रहे थे और जाकर डेवलप्ड नेशन यानी कि वहाँ पर जाके तिजोरी में पैसा रख दे रहे थे। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, ग्रोथ के विपरीत काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे भारत क्या कर रहा है, मान लो भारत के पास $100 बिलियन है। अब $100 बिलियन भारत ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है। वही $100 बिलियन वो क्या करेगा, जाके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है इसलिए वो जाके फेडरल बैंक ऑफ यूएसए में रख देगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा था, पूरे विश्व में मंदी का दौर जो है वो चालू हो जा रहा था। इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा, चाइना डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक ना। ग्रोथ में स्लगिशनेस आ जाएगी, ग्रोथ जो होगा वो धीमा पड़ जाएगा। यही चीज़ मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहा था, यही चीज़ स्लो रिकवरी इन चाइना कर रहा था। और हाई कोर इन्फ्लेशन,
देखो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। दो तरह के इन्फ्लेशन में डिवाइड करते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या है, कोर इंडस्ट्रीज़ के साथ एग्जांपल के साथ समझो, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक ना। और इनमें अगर तुम्हारा प्राइस चेंज हो रहा है तो इसका अफेक्ट पूरा वैश्विक होता है। लेकिन अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, उसमें हर तरह के प्रोडक्ट हैं। इन दोनों को अगर सिंपली तुमको डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक काम करो, वॉलेटाइल कंपोनेंट को हटा दो और वॉलेटाइल कंपोनेंट को जोड़ दो। वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल वो होता है जिसका प्राइस आज कुछ है कल कुछ है। फॉर एग्जांपल टोमेटो का प्राइस क्या होता है, एक पूरा साल को अगर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है, मैं रांची का एग्जांपल ले रहा हूँ, कि 5 रुपये किलो रहता है टमाटर, और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो 250 रुपये किलो है टमाटर। समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो जब सब वॉलेटिलिटी को जोड़ करके इन्फ्लेशन निकालते हैं उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब ये वॉलेटिलिटी को हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आया? तो विश्व में जो मंदी चल रही है उसका कारण हाई कोर इन्फ्लेशन भी था। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंसर्न एक है। आईएमएफ बोल रहा है कि विथ रिगार्ड टू द प्राइस ट्रेजेक्ट्री अक्रॉस इकोनॉमी फ्लैगिंग स्लो मॉडरेशन इन कोर इन्फ्लेशन इज ईजिंग इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि महंगाई पूरे विश्व में कम हो रहा है, लेकिन उतना भी कम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुर्की का ही एग्जाम्पल ले लो, 70% का इन्फ्लेशन चल रहा है। समझ में आ रहा है? फिर भी लेकिन एर्दोगान फिर से जीत के आ रहा है। तो इन्फ्लेशन उतना लगता है वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो कट्टरता है, क्योंकि राइट विंग पॉलिटिशियन है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चलो उसको छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सारे मुद्दे मिल करके क्या कर रहे हैं, विश्व में मंदी जैसा सिचुएशन ला रहे थे। और ये सारे शब्द जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो ग्रोथ हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक जो वर्ड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए सारे शब्द का स्टैटिक पार्ट तुम्हें आना चाहिए। डन है? चलो थोड़ा सा ये एक डाटा भी देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो, मैंने बोला 3% का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। ग्लोबल 3.5%, 2022 3, 2023 जो 24 में भी 3। भारत का देखो 7.2, 6.1, 6.3। यूएसए 2, 1.8, 1 और डूबेगा ही यूएसए आगे चल करके। चाइना 3, 5.2, 4, मतलब ठीक जा रहा है थोड़ा सा अभी, लेकिन ठीक नहीं है। इसीलिए ना लिखा हुआ है कि स्लगिश ग्रोथ है चाइना में, इसी के वजह से विश्व में भी मंदी आ रही है। और यूरो एरिया का देखा जाए तो देखो ना 0.9, 1.5, इसमें सबसे अच्छा तुमको क्या लग रहा है? भारत ही लग रहा है। ये समझ में आया? तो ये डाटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जुलाई का अपग्रेड है आईएमएफ का, जो बहुत सारे पॉइंट बता रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, तो ये सारे डाटा को इस्तेमाल करना आगे। क्यों विश्व में मंदी आती है, क्यों स्थिरता होती है, क्यों अस्थिरता आ जाती है, ये सारे मुद्दे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट